इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है ऑलवेज। एंड पॉइंट नंबर 2, वर्क डन टू मूव चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 रहेगा। और ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वर्क डन है। ये कंजर्वेटिव फील्ड बोलो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो आप। इसी को आप माइनस ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हो, पोटेंशियल वाइल मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और पोटेंशियल फ्रॉम मूविंग चार्ज ए टू बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, Q ऑफ वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय Q। यस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। नोट, V इज स्केलर बट ग्रेडियंट ऑफ V इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह वाली जो चीज़ है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसी को ग्रेडियंट ऑफ V बोल सकते हो आप, और ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, इधर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो यहाँ पे R कैप लिखा हूँ मैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr और R कैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लोग इसको, बहुत ज़्यादा लोग इसको मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं। ये R कैप से आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये वाला पॉइंट को नोट करेंगे। ओके, इसको है ना हम लोग ये वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट फॉर्म बोलते हैं क्या, पता नहीं। आई कैप, जे कैप, के कैप वाले फॉर्म में ऐसा लिखना रहेगा। ओके, यहाँ पे डेल आएगा, डेल। यहाँ पे हम लोग है ना अगले 1-2 स्लाइड के अंदर ये देखेंगे कि यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा या नहीं आएगा कहीं पर। आगे बताऊँगा मैं कैसा आएगा, क्या आएगा। और लेक्चर नंबर 3 यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके बाद में कैविटी प्रॉब्लम। ओके, कैविटी प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। ये एक हमारा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर एक कैविटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है यहाँ पे, अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं। फिर से मैं बताता हूँ क्लियर डायग्राम में। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, और ये कैविटी है, यानी कि इसके अंदर चार्ज नहीं भरा हुआ है ये स्फीयर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च करो तो भी बदल जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, और ये स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये वाले स्फीयर को इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग दिस इज देयर इज़ अ कैविटी इन दिस स्फीयर, हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। हम लोग एक स्फीयर मानेंगे जिसके अंदर कैविटी नहीं है और कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और एक और स्फीयर मानेंगे छोटा वाला, कैविटी के साइज वाला, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरा है बोल के मानेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा हमको। अब इसको यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पहला केस हम लोग ढूंढेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये स्फीयर के अंदर इतने वाले हिस्से के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी। ओके, उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे ये वाले सर्कल स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। उसके बाद में ये वाले स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो पहला वाला मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पूछा गया है, तो सिंपल बात, आप ये वाले स्फीयर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोल के ढूंढोगे, फिर ये वाले स्फीयर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोल के ढूंढोगे। ये तो आपको समझ करना आता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर्मूला आपको पता होगा, ρr/3ε0 पीछे दिया गया है, वो यहाँ पे पुट कर देना। और ये वाले का फॉर्मूला है ना, वहाँ पे लिखा नहीं गया था, अभी मैं लिखा हूँ, ρr³ या r² r³ अपॉन 3ε0 r² आ जाएगा। और ये r² है ना, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देना रहेगा आपको। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी शायद, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। और ये पहला केस हो गया ये वाले स्फीयर के अंदर। अब बाहर वाला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछा गया है बोले तो सेम चीज़, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले स्फीयर से निकाल दो, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले स्फीयर से निकाल दो।
ये भी बाहर का हिस्सा है यहाँ पे, तो क्या होगा रो आर क्यूब इज द टोटल रेडियस, ये वाला रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज द टोटल डिस्टेंस। और यहाँ पे भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, रो आर क्यूब है ना, रेडियस है इसका, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। बस इन दोनों को ऐड कर देना रहेगा, आपको आ जाएगा आंसर। वैसे ही इस पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर है ना, इसके अंदर एक अच्छा से हम लोगों को पैटर्न दिख रहा है। इस स्फीयर के अंदर आप कौन सा भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। यहाँ पे दिया गया है देखो, रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है, रो ओ ए क्या है, ओ ए इज दिस डिस्टेंस, ओके, ओ ए ये डिस्टेंस है, यहाँ पे भी लिखा है देखो ओ ए, रो ओ ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाले स्फीयर के अंदर जो डिस्टेंस है ना, ये ए ओ डैश है, तो रो ए ओ डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो ओ ए प्लस ए ओ डैश आ जाएगा, ये दोनों का समेशन ओ डैश आ जाएगा। ओ डैश मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ क्लियरली, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाले स्फीयर को थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, और ये पॉइंट ए का साइज इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये ओ है तो ये ए है और ये ओ डैश है। दिस वॉज द डिस्टेंस ओ ए, दिस वॉज द डिस्टेंस ए ओ डैश। अब इन दोनों को ऐड करने पर आपको ये मिल जाएगा ओ डैश, ओ ए प्लस ए प्लस ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश। और ये ए कहाँ पर भी हो जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ओ डैश ही आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा हर जगह पर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड कैविटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ए। आगे बढ़ो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बराबर रहेंगे। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस पोटेंशियल। अगर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को जा रहे हो तो वर्क डन इज पॉजिटिव, ओके, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव। चेक भी करो आप, वर्क डन कहाँ से कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल सेम है, इसीलिए पॉजिटिव आ जाएगा वर्क डन। वैसे अगर आप यहाँ से यहाँ पे मूव करोगे चार्ज को, तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ बात रखना, ये बात याद रखना। और फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक पॉइंट इससे पहले भी रिपीट हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया था ना, यहाँ पे मॉड्यूलस कहीं पर आएगा या नहीं आएगा, वो एक चीज़ हम लोग कंफर्म करेंगे, आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है विद डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखता हूँ, डेल्टा आर का मतलब ऑलवेज होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ओके। फाइनल माइनस इनिशियल कौन से भी चीज़, डेल्टा आर रहने दो, डेल्टा वी रहने दो, कहाँ पर भी डेल्टा आ जाएगा ना, वहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग, अक्सर करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात याद रखना। और डेल्टा आर का डायरेक्शन भी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल से होगा। जैसे कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाओगे तो डायरेक्शन क्या बताओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हो बोले तो आप आर का डायरेक्शन ये बताओगे। कैसे बताओगे, ये आर फाइनल था
आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी कि ये डायरेक्शन आ जाएगा। ओके, एक छोटी सी बात क्लियर कर दी। और डायरेक्शन ऑफ आर इज़ नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आ जाओ। डायरेक्शन, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप आर की डायरेक्शन से फाइंड नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब ये है, यानी कि अगर आपको आर का डायरेक्शन पता है तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं कमेंट कर सकते। डायरेक्शन ऑफ आर इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ ये जो मैंने यहाँ पर भी बता दिया आपको दूसरा पॉइंट। ओके, मैं ये पॉइंट के बारे में एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। मैं क्या बोलना चाह रहा था। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं हम लोग, ओके, और मान लो कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। पहले कन्वेंशन सेट करना रहता है ना कभी भी, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, तो आर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो आर का डायरेक्शन पॉजिटिव है बोल के देखते ही आप ई का डायरेक्शन नेगेटिव है बोल के कमेंट नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब ये था। आप बोलोगे आर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा बोल के आप कमेंट नहीं कर सकते। मैं बस इतना बोलना चाह रहा था। और चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ये क्लियर कर दिया, दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर दिया। थोड़ा एग्जांपल है। अभी हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे मॉडल्स लगे गए नहीं। यू कांट से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली, चेक साइन ऑफ डी वी बाई डी वी टू। हाँ वही चीज़ बोल रहा हूँ, यही पॉइंट को फिर एक बार यहाँ पे लिखा गया। चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, और हम लोग यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं पॉइंट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप ओरली ही बोल सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी, है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम लोग एक बार जाके देखते हैं मेथड के साथ में क्या आंसर आता है, देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, डी वी अपॉन डी आर इंटू आर कैप। डी वी है ना नेगेटिव है, डी वी क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव है। डी आर पॉजिटिव है। ओके, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया। यहाँ पे कन्वेंशन ये डायरेक्शन पॉजिटिव है बोल के लिखो, मैं लिख देता हूँ। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं, कन्वेंशन भी सेट कर दिया। इसका कलर भी सेम कर देते हैं। ओके, कलर भी सेम हो गया। ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं। ओके, तो डी आर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और आर कैप की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई। डी वी की वैल्यू नेगेटिव थी, तो सब कुछ पुट कर दो, ये नेगेटिव कट जाएगा, टोटल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी बोल के आ गया आंसर, और मैच कर दिया हम लोग। ओरली भी कैलकुलेट कर लिए थे पहले ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आने वाली थी और आ भी गई। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है समझ लो। ओके, वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर, आर कैप। डी वी की वैल्यू पॉजिटिव है, डी आर ये डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग आगे, तो ये भी पॉजिटिव है, ये वाला कन्वेंशन है। ओके, तो ये वाले पॉजिटिव है, आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो फाइनली आंसर है ना ये नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, और आंसर भी सही था क्योंकि ये पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये साइड रहेगी। सो वी गॉट द करेक्ट आंसर हियर एंड हियर। अभी मैं थोड़ी चीज़ चेंज करके बताता हूँ आपको। हाँ तो है ना, हाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। ओके, सॉरी पॉजिटिव चार्ज बता रहा हूँ, कन्वेंशन सेट कर रहे हैं हम लोग, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, हम लोग यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ओके, डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। डी आर की वैल्यू नेगेटिव है, आर कैप की वैल्यू भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन था ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव यानी हम लोग पॉजिटिव मान लेते ये वाला डायरेक्शन को,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में बोल के आ गया, लेकिन ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप ओरली कैलकुलेट करके बताना सिखाया था मैंने आपको। पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, लेकिन कैलकुलेट करने पर आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये आंसर गलत है। एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है समझ लो, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं हम लोग, तो ओवरली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन में रहेगी क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है। कैलकुलेट करके देखते हैं, डी वी पॉजिटिव, डी आर नेगेटिव, आर कैप नेगेटिव, फिर से नेगेटिव आया, ओके नेगेटिव, यानी ये है डायरेक्शन बता रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये आंसर भी गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। आंसर गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे बोले तो आंसर सही आ रहा है, वो है आर के ऊपर मॉड्यूलस डाल देना। अगर हम लोग आर के ऊपर मॉड्यूलस डाल देंगे डी आर के ऊपर, तो आंसर सही आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूलस डाल दो, आंसर सही आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे मॉड्यूलस डालने की वजह से पॉजिटिव आ जाएगी। अभी आंसर हमारे सही आ जाएंगे। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे मॉड्यूलस डालना रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये डालने से आंसर सही आ रहा है बोले तो मैं सॉल्व करता तो मॉड्यूलस डाल के ही सॉल्व करूँगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने, 3 पॉइंट हो गए क्लियर। एक तो ये छोटा सा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट के हाँ वो भी छोटा सा पॉइंट था, आर के डायरेक्शन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्टली बोल नहीं सकते। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मॉड्यूलस डालना रहेगा यानी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे लिए। आप एक बार कंफर्म कर लो आपकी तरफ से, डी आर के लिए तो मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मॉड्यूलस डाल के सॉल्व करूँगा। आगे यहाँ पे ना फॉर्मूलेस हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े मैंने जो वाइट कलर में फॉर्मूलेस लिखे ना, ये एकदम ओरिजिनल वाले फॉर्मूलेस हैं। ओके, यहाँ पे सारे ई के फॉर्मूलेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर वाले, ये वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर वाला है, और यहाँ पे टाउ का डाइपोल के अंदर से हम लोगों ने निकाला ये सारे फॉर्मूले। यहाँ पे वाइट कलर इज़ दी ओरिजिनल फार्मूलाज, यहाँ पे येलो कलर जो फार्मूलेज है ना, ये वाले फार्मूलेज हम लोग बनाए हुए हैं, मतलब ये सही से डिफाइन नहीं करे हुए रहते, हम लोग हमारी मर्जी से यूज़ करते हैं। ये वाले फार्मूलेज यूज़ करने आसान होते हैं इसीलिए, ये येलो वाले। और रेड वाले हैं जो आपको यूज़ नहीं करना, ये रॉन्ग फार्मूलेज हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर आर फैक्टोरियल। ये आर फैक्टोरियल से हमको डायरेक्शन मिल रही है ई के लिए। ये वाला फार्मूला इसके अंदर मॉड्यूलस ऑफ ई लिए हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ई देख रहे हैं। सो ये वाला फार्मूला आप देखे नहीं होंगे, यहाँ पे कॉस्ट आता है, लेकिन ये वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं हम लोग। दिस इज समथिंग एल्स, आप देख रहे हो यहाँ पे ई डायरेक्शन के साथ में लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ई लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा मेंशन ही नहीं किया हम लोगों ने, बस ई लिखा है, डायरेक्शन भी नहीं डाला हम लोगों ने, ऐसा मैग्नीट्यूड बोल के मॉड्यूलस भी नहीं डाला है। ये हम लोग हमारी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं, इसके अंदर थोड़ा केयरफुल लेके यूज़ करना रहेगा आपको, और इससे आप अलग अलग फार्मूलेस नहीं बना सकते हो। जैसे कि डी वी है ना, एक काम कर दिया मैंने, आर को इधर भेज दिया, एक और फार्मूला बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, दिस इज डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर डायरेक्शन के साथ में, और एल्स डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस है, ये ध्यान में रखो। ओके, अगर ये मॉड्यूलस भूल जाओगे बोले तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। और टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा एन कैप, ये आ जाएगा। और मॉड्यूलस ले लोगे बोले तो वही यहाँ पे मॉड्यूलस डाल देना पड़ेगा, और यहाँ पे पी ई साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि पी क्रॉस ई है ना, पी क्रॉस ई इज़ नॉट सेम एज पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई इज़ नॉट सेम एज पी ई साइन थीटा। पी क्रॉस ई का मतलब ये होता है, मैं ये वाला पेन से लिखता हूँ, पी क्रॉस ई का मतलब ये होता है कि पी ई साइन थीटा एन कैप, ये मॉड्यूलस के अंदर रहेगा, समझ गए। अभी आप इसके ऊपर मॉड्यूलस लगा रहे हो इसके जैसा, तब जाके इसके ऊपर होल मॉड्यूलस लगेगा और ये एन कैप उड़ जाएगा, तो पी ई साइन थीटा बन जाएगा, समझ गया ना।
और ये वाला फॉर्मूला है टाउ। यहाँ पे टाउ हम लोगों को डायरेक्शन भी नहीं डाले, मॉडुलस भी नहीं डाले, हमारी मर्जी से यूज़ करेंगे हम लोग पी ई, और यहाँ पे मॉडुलस रहेगा साइन थीटा रहेगा। हम लोग ऐसे यूज़ क्यों करते हैं, ऐसे फॉर्मूलेस क्यों बनाते हैं? थोड़ी जगह पर हम लोगों को ये इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। आगे बताऊँगा मैं कि इंटीग्रेशन का कैसा जाएगा, वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देखो आप इंटीग्रेशन में आप ये फार्मूला लगा लो, कितनी तकलीफ होगी आपको, कर सकते हैं ये वाला फार्मूला लगा दो, आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न का जैसा हो जाएगा। ये वाला फार्मूला यूज़ करना आसान रहेगा आपको। डोंट यूज़ दिस, ये गलत है। ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये वाले फार्मूलेस है ना, ये वाले फार्मूलेस को चेक करें ये सही में काम करते हैं या नहीं। हम लोगों ने एग्जांपल लिया है 2 वाइट का, एक येलो का, एक ऑरेंज का। ये 4 हम लोगों ने एग्जांपल लेके देखे हैं कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये काम करते हैं या नहीं। देखो यहाँ पे 4 केसेस बना दिया हम लोगों ने, और ये चारों फार्मूलास को टेस्ट करेंगे। तो पहला वाला सिचुएशन क्या है, हम लोग मान रहे हैं कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। पहले 2 केस के अंदर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं, उसके बाद ये वाला डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। ओके, हम लोग ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है सारे केसेस के अंदर। पहले केस के अंदर यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है और बाद में पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना नेगेटिव आ जाएगी, एंड दिस इज़ करेक्ट। ये वाला केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे माइनस का माइनस आ गया, डी वी इज़ पॉजिटिव, डी आर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि वो मॉड्यूलस के अंदर है। आर का डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्शन नेगेटिव मिल गया, यहाँ पे फिर से नेगेटिव मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप चेक भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहेगी और ये वाला डायरेक्शन को हम लोगों ने नेगेटिव माना है, समझ गया ना। वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये सारे फॉर्मूलेस का हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल काम करता है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। इनफैक्ट ये जो है ना, ये येलो कलर का है, मैं यहाँ पे येलो कलर बना देता हूँ इसे, यस येलो, और ये वाला रेड कलर का था हमारा। ओके, हाँ इसमें ये भी सही से काम करता है, ये भी सही से काम कर रहा है, लेकिन ये वाला आंसर गलत दे रहा है। देखो इस वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर, एक और वाला केस है देखेंगे आगे, इसके अंदर गलत आंसर दे रहा है। चेक करो आप, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, डी वी इज़ पॉजिटिव, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे डी आर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम लोग डायरेक्ट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव थी, समझ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में थी इसीलिए। और कॉस थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डी आर इस डायरेक्शन में है, तो ये होल पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव मिल गया। तो वी आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर, यहाँ पे भी हम लोगों को गलत आंसर मिल रहा था और यहाँ पर भी गलत आंसर मिल रहा है, इसीलिए ये वाला फार्मूले को हम लोगों ने रेड कलर के अंदर डाला था। ओके, हम लोगों ने टेस्ट कर दिया इसमें से कौन से वाले फार्मूले काम कर रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे। अभी एक और चीज़ है, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। यहाँ पे पहला पॉइंट रहेगा, ये एग्जांपल की हेल्प से एक पॉइंट बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा है और ये वाला पॉइंट के लिए ही ओके, द होल एंड सोल पर्पस ऑफ दिस स्लाइड इज, यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, f(x) dx है। यहाँ पे एक इनिशियल यहाँ से शुरू कर रहे हैं पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट, ये तो जो है ना क्या बोलते हैं इसे, मैं भूल गया इसका नाम क्या रहता है जी, इसका नाम चलो जो भी है, तो इनिशियल है, समझ लो कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए पुट करना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना रहेगा कि ये 2 पॉइंट्स है ना, इसके साथ काम कर सकते हैं या नहीं, इसके जो क्या बोलते हैं कंडीशन है ना सेटिस्फाई करते हैं। हमारा बोलने का मतलब एग्जाम्पल है, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट करा हुआ है, बस हम लोगों को वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अब देखो ये डायग्राम को देखो सबसे पहले इसके रिलेटेड, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल चाहिए,
ओके, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस d है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d + 10 है। इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए और इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल 0 हो रहा है, पूरा इन्फिनिटी है ये। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डी वी पूरा ऐड कर रहे हैं। कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक आ रहे हैं, समझ गए, इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट है d + 10। आपको सब कुछ सही दिख रहा है अभी ना, लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई है, वो ये है कि ये d + 10 नहीं आएगा यहाँ पर, बल्कि आंसर d आएगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये था कि v का क्या था, KQ/R। यहाँ पे R है ना, R इज डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, समझ गए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं था, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज था। सो हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा d, नॉट दिस डिस्टेंस, समझ गए ना। ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको पुट करना रहेगा। तो यहाँ पे d + 10 नहीं आएगा, d आएगा। ये आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत आएगा। सर में यहाँ पे KQ/D करेक्ट है, ये ध्यान में रखो आप। और ये वाला ऊपर से देख लो एक बार, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, आप लोग ये वाला फार्मूला रहेगा, इसको इंटीग्रेट करना रहेगा हमको 0 से लेकर v तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट करने बाद ये आ गया, अपर लोअर लिमिट इज़ इन्फिनिटी, अपर लिमिट इज़ d, पुट कर दो, ये आ जाएगा, फाइनल आंसर ये आ गया। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे सिमिलर काम करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर देखो गौर से, ये वाला जो प्लेट है ना, इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज चढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। दिस इज डिस्टेंस d और ये पूरा डिस्टेंस इन्फिनिटी है यहाँ से। ओके, इस पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग पहले के जैसा ही काम करेंगे। क्या करेंगे, -dv = E.dr, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर v तक, इंटीग्रेट करना रहेगा dr को, इंटीग्रेट कर दिया, अपर और लोअर लिमिट पुट कर दो। इन्फिनिटी से लेकर d तक जा रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी से लेकर d तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी -d, तो आंसर इन्फिनिटी आ गया। पहला शॉक तो ये मिला कि आंसर इन्फिनिटी आया, और दूसरा शॉक ये है कि d की वैल्यू आप दूसरी भी पुट कर सकते हो, 10d पुट कर दो या 100d पुट कर दो, सबकी वैल्यू इन्फिनिटी ही आ रही है। देखो यहाँ, इवन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ d, 10d 100d कुछ भी पुट करो, v की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। यानी कि यहाँ पे भी पोटेंशियल इन्फिनिटी, यहाँ पे भी पोटेंशियल इन्फिनिटी, यहाँ पे भी पोटेंशियल इन्फिनिटी। दूसरा शॉट ही मिला। आप बोलोगे कैसा हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन ये सही है, ऐसा हो रहा है। इसका आंसर यहाँ पे। अब देखो ये प्लेट है, यहाँ पे करीब में सबसे करीब पोटेंशियल 100 है समझ लो, तो थोड़ा दूर पोटेंशियल 50 हो जाएगा, और दूर 30 है, यहाँ पे कहीं पर 0 हो जाएगा, और पूरा इन्फिनिटी जाने पर पोटेंशियल -इन्फिनिटी हो जाएगा। आप ऐसा मान सकते हो, और एल्स अगर आप इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 मान लोगे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 मान लोगे, तो इतना चल के आने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल कुछ मिलेगा आपको, और करीब जाओगे तो पोटेंशियल और थोड़ा बढ़ जाएगा, और करीब जाओगे तो पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। रिवर्स में बोलूँगा, यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी जा रहा है समझ लो, तो यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी से थोड़ा कम, यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी से और ज़्यादा कम, और पूरा इन्फिनिटी जाने पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये केस है ना इसके जैसा, इसीलिए आपको यहाँ पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही थी, समझ गए। तो अब आप बोलोगे हम लोगों को ऐसा करेंगे तो हम लोग ऐसा हो जाएगा, हर जगह पे पोटेंशियल इन्फिनिटी सही तो है, लेकिन हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, इस पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना। इसके लिए आप लोग है ना इसको यूज़ करोगे, समझ गया। इसको यूज़ करने से आंसर हम लोगों को कंपेयर करना नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो इसके जैसा रहेगा। इसके लिए क्या डिफरेंस है, देखो कुछ डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे पोटेंशियल है ना, यहाँ देखो पोटेंशियल आप 100 भी मान सकते हो,
तो यहाँ पे पोटेंशियल उसके हिसाब से आ जाएगा। अगर आप इसका पोटेंशियल 50 मानोगे तो उसके हिसाब से इसका पोटेंशियल आ जाएगा। इसका पोटेंशियल 0 मानोगे तो उसका पोटेंशियल यहाँ पे उसके हिसाब से आ जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर। अक्सर लोग यहाँ पे 0 मानते हैं। देखो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है डी को, ये सब सेम है। सो यहाँ पर V1 है ना, पोटेंशियल इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। रिमेंबर, हाँ, पोटेंशियल इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, V1 से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहे हैं, dv ऐड करते जा रहे हैं। ओके, V1 से लेके V2 तक जाएंगे तो दिस इज डेल्टा V आ जाएगा, V2 माइनस V1। और हम लोग मान रहे हैं कि V1 की वैल्यू 0 है। V1 ये था ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल था, तो V1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। V2 को V मान लेंगे हम लोग, जो इस पॉइंट पे आ जाएगा पोटेंशियल, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। समझ गए? हाँ, बस फाइनल आंसर यही है। ओके, तो आप है ना यहाँ पर ये वाला फार्मूला ऐड कर सकते हो और ये वाला फार्मूला ऐड कर सकते हो। अगर आप ये वाला फार्मूला कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड करिए, डी के ऊपर मॉडुलस डाल दीजिए। आप देख के समझ जाओगे मॉडुलस मैंने डालने क्यों बोला है। अगर मैंने मॉडुलस नहीं डाला तो नको, मैं समझाऊंगा नहीं, आप समझ जाओगे। So the next topic is about charge sharing. Charge will share until potential is same on both these pairs. आपने इसके ऊपर Q1 चार्ज डाला है, यहाँ पे Q2 चार्ज डाला है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कितना शेयर हो जाएगा और इनके ऊपर फाइनल चार्ज क्या रहेगा हम लोग ये देखेंगे। सिंपल सी बात है, आप ये दोनों को कनेक्ट कर दोगे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। V1 और V2 को इक्वेट कर दो, V1 और V2 को इक्वेट कर दिया हम लोगों ने, तो ये वाला कंडीशन आ गया। ये वाले कंडीशन से हम लोग ये वाला बना सकते हैं। अब देखो बस आपको इतना मालूम है तो काम हो गया आपका, ऑलमोस्ट हो गया। व्हाट इज दिस, चार्ज शेयर होने वाले बाद जो फाइनल चार्ज है ना इस वाले स्फीयर पे, दिस इज द फाइनल चार्ज, दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर 2, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ R1:R2। ओके, अभी आपको आपको Q1 और Q2 चाहिए, फाइनल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर चाहिए। आपको R1 R2 तो पता है ऑलरेडी। अब आप Q1 को लिख सकते हो किस टर्म्स के अंदर, Q1 वाले Q1 डैश को Q1 और Q1 के टर्म्स में लिख सकते हो, और Q2 डैश को Q2 टर्म्स के अंदर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आप Q1 डैश को Q1 माइनस Q लिख सकते हो और Q2 डैश को Q2 प्लस Q लिख सकते हो। हम लोगों को Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, Q नहीं पता। Q इज़ द चार्ज दैट विल बी शेयर। ओके, तो यहाँ पे एक वेरिएबल Q ही बचेगा। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से हम लोग Q निकाल सकते हैं। Q निकालने के बाद हम लोग Q1 भी निकाल सकते हैं, उसके बाद Q2 भी निकाल सकते हैं, ख़त्म, काम हो गया आपका। तो चार्ज शेयरिंग का तो हो गया। ये सारे फॉर्मूले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वाला एक रिलेशन ऐड कर दो और Q1 के बजाय ये वाला डाल देना और Q2 के बजाय ये पुट कर देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। चार्ज ऑन शार्प एंड्स, चार्ज विल बी स्टोर ऑन शार्प एंड, शार्प एंड जहाँ पे रहेगा ना वहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाएगा ज़्यादा। कंडक्टर के प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है। चार्ज इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर सरफेस, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेवर। सो ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यहाँ पे इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स, अर्थिंग मेक्स पोटेंशियल ज़ीरो सिंस अर्थ हैज़ पोटेंशियल ज़ीरो। यहाँ पे मैंने एज्यूम्ड नहीं किया क्योंकि आपको अर्थ के पोटेंशियल ज़ीरो बोले तो आप वो सोचोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सोचोगे, नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर हम लोग एज्यूम करना पड़ता था अर्थ की पोटेंशियल ये हो, क्योंकि हम लोग, हाँ वही, छोड़ो, ऑलवेज डू इंडक्शन फ्रॉम इनसाइड। इंडक्शन करना है बोले तो अंदर से करोगे आप। अर्थिंग केस के अंदर यहाँ पे चार्ज Q1 था लेकिन यहाँ पे चार्ज Q बन जाएगा, सॉरी दिस इज रॉन्ग आई गेस, नहीं सही है।
अर्थिंग के अंदर ऐसा हो जाएगा, समझ लो। आगे बढ़ते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स। 2 प्लेट हैं, इसके ऊपर Q1 है चार्ज, इसके ऊपर Q2 चार्ज है। तो यहाँ पे Q1 + Q2/2 आ जाएगा। अगर ऐसे 3 प्लेट रहते हैं तो Q1 + Q2 + Q3/2, नॉट 3, हाँ, /2 आ जाएगा। वो चार्ज यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, समझ गया ना। और बाकी के चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। फिर इसका इंडक्शन यहाँ पे कर देना, उसकी वजह से बचा हुआ चार्ज इधर, फिर इसकी वजह से इंडक्शन यहाँ पे कर देना, सब कुछ सेट आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके अंदर और थोड़े सवाल थे मेरे जो मैंने सॉल्व नहीं कर पाया। कि 3 है, यहाँ पे भी हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थिंग करने की वजह से क्या हो जाएगा, अर्थिंग करने की वजह से, छोड़ो बाद में देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल P इस Q इंटू डिस्टेंस D 2L, इसका डिस्टेंस 2L है। दिस चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव है। डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझ गया ना। डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि सारे चार्ज की वैल्यू 0 आनी चाहिए, सम ऑफ ऑल चार्ज शुड बी 0। सेकंड कंडीशन इज डाइपोल मूवमेंट, हाँ सेकंड कंडीशन नहीं है, सेकंड सीधा फॉर्मूला है। डाइपोल मूवमेंट है ना, इज चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, और ऐसे ही सारे चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर को ऐड करते जाना है आपको, समेशन, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, पोजीशन वेक्टर यानी कि हम लोग ओरिजिन कहीं पर भी मान सकते हैं शायद, है ना, मोस्टली ऐसा ही रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, हाँ यहाँ पे थोड़ा गौर करना रहेगा आपको। पहला पॉइंट है एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R³ √3 cos² θ + 1 at axial point 2 kp/r³, at equatorial point kp/r³। इक्वेटोरियल पॉइंट इज दिस, हाँ, इस पॉइंट पे kq/r³ है, लेकिन इस पॉइंट पे उसका डबल है 2 kp/r³ एक्सियल लाइन पे, और ये एंगल थीटा है, दिस इज द डिस्टेंस r। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताना है ना आपको, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में रहेगा, एंड दिस विल बी एट एंगल अल्फ़ा विद दिस लाइन, समझ गए। और अल्फ़ा कैसे निकालोगे, ऐसा, tan अल्फ़ा इज़ हाफ ऑफ tan थीटा। और मैं आपको अगले वाले स्लाइड के अंदर बताऊंगा अल्फ़ा के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल का रेशियो 2:1 रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल हो गया। अब पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव वजह से 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एट एनी पॉइंट ये है फॉर्मूला KP cos θ/r², एक्सियल पॉइंट के ऊपर KP/r², इक्वेटोरियल पे 0, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने बताया था ना अल्फ़ा के बारे में मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। अल्फ़ा के बारे में बताने से पहले थोड़ा ये फॉर्मूला देख लो आप एक बार। ER नहीं, सबसे पहले डायग्राम बताना पड़ेगा आपको। इस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस लाइन के अंदर से जाने वाली ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग R बोलते हैं, रेडियल लाइन बोलते हैं शायद, समझ गया ना, रेडियल है ये। इसके परपेंडिकुलर हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना वो एक रेडियल कंपोनेंट और क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे। समझ लो ई नेट ऐसा आ रहा है तो एक रेडियल और एक इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर, समझ गया ना। और अल्फ़ा एंगल यहाँ से ही बनेगा, कहाँ से, ये वाले रेडियल लाइन से, ई नेट का। तो डिवाइड करने पर ई आर की वैल्यू, ई नेट को डिवाइड करने पर ई आर की वैल्यू 2 KP cos θ/r³ आ रही थी, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू KP sin θ/r³ आ रही थी। ये फार्मूलाज को याद रख लेना, और कंफर्म भी करने के लिए ई नेट की वैल्यू ये आ जाएगी, और वो ये आ गया। ये वाला फार्मूला हम लोगों ने पहले लिखा हुआ था, कंफर्म भी हो गया।
क्योंकि कभी कभी हम लोगों को ई नेट निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ई थीटा और ई आर पता रहेगा बोले तो डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे आ जाएंगे। समझ गया ना। और दूसरी बात यहाँ पे गौर करो, ये डिवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए काम आएंगे। क्योंकि इस पॉइंट पे एंगल है ना अल्फ़ा है, आपको पता है, लेकिन इस पॉइंट पे है ना एंगल अल्फ़ा, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा रेडियल लाइन से ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, लेकिन इस पॉइंट पे अल्फ़ा की वैल्यू रेडियल लाइन है ये, तो आप बोलोगे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, आप बोलोगे अल्फ़ा ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि ऐसे कैलकुलेट करेंगे। समझ गए। और दूसरी बात, इस पॉइंट पे अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि सेम है यहाँ पे जैसे कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने। नहीं, यहाँ पे भी बदल गया यार, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और इस पॉइंट पे अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये याद रख लो। और हम लोग ये कैसे करते हैं बताऊँ मैं आपको, तो पेन लेके बताता हूँ यार। हाँ देखो, ये है ना डायरेक्शन है, समझ लो। इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले ये वाली लाइन, इसको हम लोग रेडियल लाइन बोलते हैं। ये रेडियल लाइन ड्रॉ कर दिया, और हम लोग है ना नेगेटिव चार्ज से करीब है, देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगा। समझ गए। और एक है रेडियल, और इसका एक इक्वेटोरियल पॉइंट बनाएंगे। अब देखो, अब हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, इसकी वजह से है ना एक कंपोनेंट इधर रहेगा, एक कंपोनेंट इधर रहेगा, और इसकी वजह से भी एक कंपोनेंट इधर रहेगा, और एक कंपोनेंट इधर रहेगा। अब जीतेगा कौन, ये वाला कंपोनेंट जीतेगा या ये वाला कंपोनेंट जीतेगा? जीतेगा ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से करीब है, ये पॉइंट है ना नेगेटिव चार्ज से करीब है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट जीतेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी, और उसका एंगल अल्फ़ा इधर से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। एंगल अल्फ़ा कभी भी रेडियल डायरेक्शन से कैलकुलेट करेंगे, ये याद रखें। ओके, सो दिस वाज इट। ये सब बाद में देखें, इसको है ना बाद में देखेंगे। इससे पहले एक और वाला थोड़े चीज़, इसको देखने से पहले थोड़े चीज़ समझेंगे। यहाँ पे आ जाओ, tan अल्फ़ा इज़ हाफ टाइम्स ऑफ tan थीटा। ये ग्राफ ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेट्स, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, उसके बाद में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी और 0 पे आ जाएगी, फिर 0 से लेके इन्फिनिटी चले जाएगी, फिर माइनस इन्फिनिटी से 0। ओके, तो पहली सिंपल बात है, अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में है, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा एंगल है बोले तो अल्फ़ा भी इसी क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अगर थीटा इस क्वाड्रेंट के अंदर है तो अल्फ़ा भी इसी क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये बात आप बहुत आसानी से बोलोगे, लेकिन क्या होता है बोलूँ, जब आप थीटा की वैल्यू मान लो यहाँ पर 2 आ गई है, मान लो, सॉरी अल्फ़ा की tan अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, tan अल्फ़ा की वैल्यू 2 दो जगह पर आ सकती है। देखो, एक है इस क्वाड्रेंट के अंदर, एक और है इस क्वाड्रेंट के अंदर। अभी आपको चूज़ करना है कौन सा वाला क्वाड्रेंट यूज़ करना है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा थीटा कहाँ पर है। अगर थीटा ये वाले क्वाड्रेंट के अंदर था तो आप अल्फ़ा भी ये वाले क्वाड्रेंट के अंदर से चूज़ करोगे। समझ गए ना, सिंपल सी बात। ओके, पहली पॉइंट क्लियर हो गया, और बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, आपका इतना काम हो जाएगा इससे। ये है हमारा डायपोल मोमेंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसा होगा अल्फ़ा, जो एंगल थीटा है ना इस क्वाड्रेंट के अंदर 90 से कम है, तो अल्फ़ा की भी वैल्यू 90 से कम ही होगी इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर। समझ गया ना। अब यहाँ पे देखो, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा ही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया है अभी, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू है ना 90 से ज़्यादा हो जाएगी। देखो आप 90 से ज़्यादा आ जाएगी, और यहाँ पर आने तक अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसी, डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। वो छोड़ दो, अब ये वाले पॉइंट पे आ जाओ।
ये वाले पॉइंट पे अल्फ़ा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये वाला है ना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए। देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है ना आपको भी 180 से ज़्यादा एंगल लगाना पड़ेगा। ये हो गया 180 और इसके ऊपर, समझ गया ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट के जैसा हो गया। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी आ रही है, और यहाँ इस वाले पॉइंट पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू घूम के क्या बोलते हैं 270 के ऊपर, 270 ना, 270 के ऊपर जाएगा। ये बात याद रख लो, इतना काफ़ी है आपके लिए, बस इतना हो गया बोले तो आपका डायरेक्शन हो गया, काम हो गया। अब एक और मेथड भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हो आप, वो यहाँ पर है। अगर आपको अल्फ़ा को है ना, इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, अल्फ़ा हम लोग एक्यूट मान ले रहे हैं, इस क्वाड्रेंट के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू है ना इसी लंबी रहेगी, लेकिन हम लोग एक्यूट मान ले रहे हैं। टैन अल्फ़ा की वैल्यू जो भी आ जाए, अल्फ़ा की वैल्यू 90 से ज़्यादा आ जाएगी बोले तो हम लोग एक्यूट एंगल में उसको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो आपको 120 डिग्री दिया है, समझ लो यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री को एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 लिख दोगे डायरेक्टली। आप बोलोगे टैन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू है ना नेगेटिव में आएगी, लेकिन टैन ऑफ 60 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। हाँ, साइन को इग्नोर कर दो आप, हम लोगों को बस वैल्यू की ज़रूरत है। इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अलग रहेगा, वो छोड़ दो आप। ओके, एक्यूट एंगल में ऐसा कन्वर्ट करेंगे आप। और वही अगर कोई एंगल यहाँ पर आ जाएगा बोले तो वो भी आसान है, इतना पूरा लेने के बाद हम लोग सीधा यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर देंगे, एक्यूट बन जाएगा। यहाँ पर आ गया बोले तो अल्फ़ा यहाँ से, ये वाले मेथड के लिए। अगर आपको ये वाला आसान दिख रहा है बोले तो आप इससे कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे एक्यूट में कन्वर्ट कर दिया अल्फ़ा को। अब कन्वर्ट करने के बाद एक और चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले क्वाड्रेंट के अंदर है ना आसान है, हमारा रेडियल लाइन है ना ऐसा जा रहा था इस डायरेक्शन में। ये एरो मार्क इंपॉर्टेंट है, देखो आपको एंगल ये एरो मार्क की डायरेक्शन से चढ़ाना रहेगा, समझ गए। यहाँ से अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू एक्यूट एंगल में अल्फ़ा मिल जाएगा आपको। लेकिन जब इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे, यहाँ पे उल्टा कैलकुलेट करोगे, ये ध्यान में रखना। अब ये वाले क्वाड्रेंट के अंदर डायरेक्शन ऐसा है, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए था ऐसे, ऐसे भी नहीं करोगे। और ये वाले क्वाड्रेंट के अंदर कैसा कर रहे थे हम लोग, ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसा भी नहीं, ऐसा कैलकुलेट करोगे। और इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर डायरेक्शन ये है, करना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग ऐसा कर रहे थे, वैसा भी नहीं। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा कर रहे थे, अब ऐसा भी नहीं। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा करोगे, ये ध्यान में रख लेना पड़ेगा आपको। एक और मेथड है, ये सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड वाला मेथड है ना, इसके अंदर आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाए बोले तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। देखो इसके अंदर हम लोग एकदम बेसिक वाले तरीके से जाते हैं। ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले ये वाले लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक है रेडियल और एक है क्या बोलते हैं इक्वेटर के पास होने वाला, इक्वेटर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ वो वाला लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। आपको ये दो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये दो ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले नेगेटिव चार्ज है ना करीब है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसी बन रही है। पॉजिटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ना ऐसी बन रही है। ये ध्यान रखना, हाँ ऐसा नहीं कि गड़बड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसा बना दोगे आप, नहीं नहीं नहीं। एक बार पेन ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे भी, और कलर चेंज करते हैं इसका। नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसा, ओके। पॉजिटिव चार्ज की वजह से है ना, गलती से ऐसा मत डाल देना, सही से देखो, ये है ना ऐसा जाएगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, ओके। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दो। अब क्या करना, इन दोनों में से है ना एक तो ये वाला कंपोनेंट आ गया, अब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग है ना नेगेटिव चार्ज वाला है, तो नेगेटिव वाला जीत जाएगा, नेगेटिव वाला जीत गया ना। अब एंगल है ना अल्फ़ा इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा, बस आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ से, कभी भी एंगल है ना
एक क्या बोलते हैं रेडियल वाले लाइन से ड्रॉ करना रहेगा आपको। अब ये वाला थर्ड मेथड हो गया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। 1 2 3 तीनों मेथड हो गए, तो काम हो गया आपका। तो चलो आगे बढ़ते हैं। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हमारा डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज है इधर, पॉजिटिव चार्ज है इधर। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा और फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। इन दोनों के बीच में एंगल ऐसा मेजर कर रहे हैं हम लोग, ऐसा क्लॉकवाइज, और थीटा आ गया है। बस ये था डायग्राम। अब आ रहा फॉर्मूले पे। इसके ऊपर फोर्स नेट ज़ीरो लग रहा है, देखो यहाँ पे फोर्स क्यू इधर लग रहा है, यहाँ पे क्यू इधर लग रहा है। ये दोनों फोर्स आपस में काट लेंगे, फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन टॉर्क रहेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये घूमेगा ना, ऐसा घूमेगा ये। सो देयर विल बी टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू है P क्रॉस E। दिस इज़ P एंड दिस इज़ E, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और एन कैप। पी क्रॉस ई के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है आपका, पहले पी आएगा बाद में ई आएगा, और उसको सॉल्व ऐसा कर सकते हैं हम लोग, पहले पी बाद में ई, डिटरमिनेंट लगा देना। और राइट हैंड थंब रूल से भी निकालते हैं हम लोग टाउ की एन की वैल्यू, टाउ का डायरेक्शन पी क्रॉस ई करके, पी से लेके ई जाना है, हाथ को घुमा दो। इस केस के अंदर पी इधर है, पी क्रॉस ई, तो अंदर जा रहा है हमारा डायरेक्शन, इस बार अंदर है टॉर्क का। ओके, टॉर्क की वैल्यू आ गई है। अब मॉड्यूलस ऑफ टॉर्क, मतलब तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को देख रहे हैं हम लोग। ये वाला फार्मूला गलत है, ध्यान में रखो, क्योंकि जब थीटा ज़ीरो है तो टाउ की वैल्यू ज़ीरो है, थीटा पाई पे टाउ की वैल्यू भी ज़ीरो है, थीटा 90 पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री पर टाउ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला एक्सक्लेमेशन के साथ में, क्योंकि टाउ हम लोग मॉड्यूलस के अंदर डाले थे, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ देख रहे हैं इसीलिए। सो करेक्ट फार्मूला के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस पी और ई के अंदर हम लोग सॉरी इतने पूरे पे हम लोग मॉड्यूलस डाल दे रहे हैं, इतने पूरे पे मॉड्यूलस डाल दे रहे हैं। ये भी फार्मूला सही है, ये वाला फार्मूला भी सही है। अभी आपको सारे फार्मूलाज दिखेंगे, कन्फ्यूजिंग जैसा लगेगा नहीं। इससे पहले हम लोग देखें, लगभग 10 स्लाइड पहले हम लोग है ना, वो वाइट कलर और येलो कलर और रेड कलर के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे थे, उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा है। ओके, टॉर्क ऑन डाइपोल तो हो गया। अब वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल देखेंगे हम लोग। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, फॉर स्मॉल थीटा डी डब्ल्यू इज टाउ डी थीटा। यहाँ पे गलती हो गई, आप समझ इसको पकड़ नहीं पाओगे। यहाँ पे गलती क्या हो गई है, पे मिस्टेक ये हो गई है कि डी डब्ल्यू इज मॉड्यूलस ऑफ टाई, मॉड्यूलस ऑफ डी थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे मॉड्यूलस भी नहीं डाला हम लोगों ने, कॉस थीटा भी नहीं डाला। आंसर गलत आना चाहिए आपका, लेकिन इस बार है ना आंसर सही आया है। कैसे बोलो, यहाँ पे 2 गलत 1 सही बना दिया, 2 गलत मिलकर 1 सही। यहाँ पे कॉस थीटा भूल गए थे ना, ये पहली गलती, और यहाँ पे मॉड्यूलस भी भूल गए थे हम लोग, ये दूसरी गलती। ये 2 गलती मिलकर एक सही आंसर बना दिया हम लोगों का। फाइनल आंसर करेक्ट आ गया है, लेकिन करेक्ट मेथड ये है, ये वाला मेथड सही नहीं है। इसको एक बार देख लो, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं इधर से इधर, तो पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस पी ई कॉस थीटा 2, ये फाइनल आंसर। यहाँ पे वर्क डन है ना एक्सटर्नल, ये याद रखना है आपको, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ये, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। सो सही मेथड ये है कि डी डब्ल्यू इज मॉड्यूलस ऑफ टाउ मॉड्यूलस ऑफ डी थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। कभी भी डॉट प्रोडक्ट आता है बोले तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस लगा के फिर कॉस थीटा डालते हैं, पता है ना आपको। ओके, इसको सॉल्व कर दो आप, पी साइन थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कंजर्वेटिव है बोले तो +1 आ जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स केस के अंदर -1 आ जाएगी। अभी हम लोग एक्सटर्नल का कैलकुलेट कर देंगे, कंजर्वेटिव का तो आपको फार्मूला में यहाँ पे पता है, हम लोग एक्सटर्नल का कैलकुलेट करेंगे -1 डालकर।
सॉरी एक्सटर्नल का तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है, हम लोग कंजर्वेटिव का कैलकुलेट करेंगे +1 डालकर। तो +1 डाल दिया हम लोगों ने, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा विद मॉडुलस आ गया। अभी आपको ये बताना पड़ेगा मॉडुलस आने पर इंटीग्रेट कैसा करना रहेगा, वो अगले स्लाइड के अंदर बताएंगे आपको। फाइनली आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, पी मॉडुलस के अंदर और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आना चाहिए। और है ना, इसके अपोजिट रहेगा क्योंकि ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वाला है ना, इसीलिए ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, उससे पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज डेल्टा पी, change in potential energy, but work done by conservative is minus of change in potential energy. Potential energy is minus of P dot E, और potential energy is minus of PE cos theta। यहाँ पे cos theta 1 है ना, माइनस PE cos theta 2 माइनस cos theta 0 है। देखो सॉरी, cos theta 90 डिग्री ना, क्या 0, cos 90 डिग्री है। थोड़ा समझ नहीं आया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला ये है, PE cos थीटा, माइनस है यहाँ पे, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ PE cos थीटा। 0 डिग्री पर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, स्टेबल बनेगा। पाई पर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, अनस्टेबल बनेगा। 90 डिग्री पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स नेट 0, सब में 0 ही रहेगा। टाउ इज PE साइन, टाउ की वैल्यू क्या थी, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, वो मॉडुलस लगा के क्या निकाल के, मॉडुलस लगा के PE साइन थीटा 0 डिग्री पर टाउ की वैल्यू 0, और यहाँ पे 90 डिग्री पर P की वैल्यू PE, और यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया गया है। और यहाँ पे भी PE, अगर ये 270 डिग्री पर इसकी वैल्यू PE, और यहाँ पे डायरेक्शन है। और इस वाले केस के अंदर 180 डिग्री पर थीटा पाई पर टाउ की वैल्यू 0। दिस इज़ द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वाला भी इक्विलिब्रियम है, ये दो इक्विलिब्रियम के केसेस हैं, 0 पर और 180 पर। लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे -P क्योंकि स्टेबल है, यहाँ पे +P अनस्टेबल है, यहाँ पे 0। यहाँ पे आ जाओ, मैंने बताया था ना आपको, मुझे ये बताना है बोलकर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा कैसे करें, वो यहाँ पर है। वो सॉरी, वो नेक्स्ट स्लाइड में है शायद, ये फिर से रिपीट हो रही है, इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग, फिर भी एक बार ऊपर से देख लेते हैं। वर्क डन टाउ DW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, दिस इज सर का मेथड। यहाँ पे जो सर ने लिखा था ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मेथड में गलती है। यहाँ पे टाउ डी थीटा वही चीज़ हम लोगों ने देखा है। तो पहला वाला पॉइंट क्या है, ओरली इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप देखो, डिपेंड करता है आप कहाँ पे टर्न कर रहे हो। जैसे इस वाले पॉइंट से हम लोग अगर यहाँ पे टर्न करेंगे, वन टू थ्री, फर्स्ट पॉइंट, ओवरऑली इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, इट ऑल डिपेंड्स आप वर्क कैसे कर रहे हो। अगर हमारा ऐसा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है, और आप इसको ऐसे टर्न कर रहे हो, तो है ना वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टाउ भी इधर लगेगा और डी थीटा का भी डायरेक्शन सेम है। तो टाउ का डायरेक्शन भी सेम है, डी थीटा का भी डायरेक्शन सेम है, बोले तो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो टाउ का डायरेक्शन तो यही रहेगा,
लेकिन डी थीटा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की। सेकंड पॉइंट, सो फार्मूला गिवन बाय सर इज नॉट अबाउट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, इट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वहाँ पे लिखा है मैंने। थर्ड, ऑल्दो मेथड यूज्ड इज रॉन्ग बट फाइनल आंसर इज करेक्ट। यस यस, रिवीजन के लिए 3 पॉइंट लिखे थे हम लोगों ने। ओके, ये चीज़ क्या है, तो बेकार है। ओके, DW। अब आता है हमारा मेन मुद्दा। हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम लोगों को चाहिए था ये वाली चीज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा जो मॉडुलस के अंदर है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे पता चलेगा। ये लिखा था हम लोगों ने, कॉस थीटा को प्लस में डाला था, इंटीग्रेशन करना था, हम लोगों ने कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर आ गया मॉडुलस के अंदर साइन थीटा डी थीटा हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसके अंदर आपको खुद से थोड़ा दिमाग लगाकर काम करना पड़ेगा। इस केस के अंदर हम लोग, इस वाले केस के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ। अगर साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, डी थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और एल्स दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम लोग मॉडुलस को हटा देंगे और उसके बजाय पॉजिटिव साइन डाल देंगे। लेकिन अगर इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मॉडुलस को हटा देंगे और नेगेटिव साइन डाल देंगे, जो कि इस केस के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव है, डी थीटा नेगेटिव है, तो ये वाला केस बन गया, जिसकी वजह से हम लोग एक नेगेटिव साइन डालेंगे मॉडुलस हटाकर। तो हम लोग यहाँ पे मॉडुलस हटा दे रहे हैं और एक नेगेटिव साइन डाल रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर लोगे, ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ में, π/2 से लेके 0 तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं कॉस को, फाइनली आंसर ये आ जाएगा, और फाइनल आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे आप थीटा 1 और थीटा 2 भी पुट कर सकते हैं, तो आपको जनरल केस मिल जाएगा। π/2 के बजाय थीटा 1 और इसके बजाय थीटा 2 पुट कर देंगे तो पर जनरल आंसर मिल जाएगा, आप वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर ये इंटीग्रेट कर रहे थे ना, आपने यहाँ पे देखा साइन थीटा और डी थीटा की वैल्यू निकाल के देखी, साइन π/2 से लेकर 0 तक सब जगह पर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव थी और डी थीटा की वैल्यू नेगेटिव थी। लेकिन अगर बीच में कहीं पर बदल जाती थी साइन थीटा की वैल्यू, तब क्या करते थे, साइन थीटा या डी थीटा की वैल्यू बदल जाती थी, तो कुछ नहीं करना है आपको उस पॉइंट को ब्रेक कर देना है, ब्रेक कर दिया और दो चीज़ों को अलग से इंटीग्रेट करना है सेपरेटली। ओके, तो दोनों पर अलग से सेपरेटली आपको इंटीग्रेट करना लगेगा मॉडल। अब यहाँ पर आ जाइए, हम लोग है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था, आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था। साइन थीटा के ऊपर मॉडुलस था और डी थीटा बाहर था, लेकिन हमारे वाले केस के अंदर साइन थीटा और डी थीटा दोनों भी मॉडुलस के अंदर है, तो यहाँ पे डिफरेंस है, मैं आपको वो बताना चाह रहा था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर बहुत आसान था, क्योंकि आपको मॉडुलस ऑफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करना था ना, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू है ना चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है। ओके, ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, और ये वाला हिस्से के अंदर माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा मॉडुलस हटाकर, ये वाले हिस्से के अंदर प्लस साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा मॉडुलस हट के, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव थी यहाँ। और हमारे वाले केस के अंदर बस इतना फ़र्क है कि हम लोग साइन थीटा के बजाय साइन थीटा और डी थीटा दोनों मिलाकर देख रहे हैं, दोनों मिलाकर पॉजिटिव साइन आ जाएगा बोले तो पॉजिटिव डाल देंगे, सॉरी दोनों के अंदर पॉजिटिव नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव साइन डालेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव डालेंगे। ये ग्राफ है ना, यहाँ पे यही चीज़ है। ओके, तो डिफरेंस भी पता चलिए आपको, तो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डायपोल पूछ रहा है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये वाला है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अगर आप इतना हिला दोगे इसको थीटा एंगल से, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। सो
स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा थीटा बन जाएगा, टाउ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई, ओमेगा मालूम है बोले तो आपको टाइम पीरियड की वैल्यू भी मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज। इसका फॉर्मूला आता है Q अपॉन डेल्टा वी, और यहाँ पर V जो है ना, V इज इक्वल टू VA माइनस VB, जहाँ पर VA इज पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड VB इज पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स, तो याद रखना। एंड यूनिट इज फैरेड, फैरेड इज अ बिग क्वांटिटी। C is a property of a conductor, it depends of shape, size and medium. This was all about capacitance. Capacitance of a sphere, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका ऐसे, स्फीयर है ऐसा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, रेडियस आर है इसका, फॉर्मूला इज Q अपॉन डेल्टा वी। VA इज पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ से तो VA विल बी दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है और जाके एंड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, VA इज KQ अपॉन R माइनस पोटेंशियल एट B 0, एंड दिस इज चार्ज Q जो यहाँ पे इस सरफेस पे है। बस यहाँ से आपको फाइनल सर, ये तो स्फीयर के अंदर हम लोगों ने देखा, अगर दो स्फीयर रहेंगे बोले तो क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस की चार्ज है और यहाँ पे माइनस की चार्ज है। ओके, तो और हम लोगों ने यहाँ पे अर्थ किया है, तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। C इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB, जहाँ पे VB की वैल्यू 0 है और VA की वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी। अब डाल दो ये वैल्यूज़ को, आंसर आ जाएगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस है। अगर B इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि ये वाला स्फीयर ही ना रहे, B इन्फिनिटी हो जाए, तब इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज सेम एज दिस थिंग, R बाई K की वैल्यू पुट कर दो आप, सेम आंसर आ जाएगा। Next we are going to calculate capacitance of a cylindrical capacitor। यहाँ पे cylindrical capacitor है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे दूसरा cylindrical capacitor है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड हियर। तो कैपेसिटेंस इज Q अपॉन डेल्टा V। Q पता है हम लोगों को, लैम्डा डाल देंगे सीधा, डेल्टा V निकालना है, और हम लोग को VA भी नहीं पता, VB भी नहीं पता। VA और VB निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr को इधर डाल दो और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोगों ने, इंटीग्रेट करने पर VA माइनस VB आ गया, और पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन LB माइनस A। दैट्स इट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये और आसान है, इसके ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज, इसके ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज, तो सिग्मा बोलते हैं या अल्फा बोलते हैं, मैं सिग्मा बोलता हूँ। सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग इसको अर्थ के हैं, ओके, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, पता है Q अपॉन डेल्टा V, यहाँ पे VA माइनस VB निकालना है हम लोगों को, इसको भी सेम फार्मूला, कौन सा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr वाला, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr, dV की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, आगे पुट कर देंगे यहाँ पे ये है, सिंप्लीफाई करने पर एप्सिलॉन नॉट A बाई D खत्म। वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, अगर आप इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात चल रही है अभी, यहाँ पर भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात चलेगी, और यहाँ पर भी, इसके नेक्स्ट स्लाइड में भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेहतर रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर साइज बड़ा करता हूँ,
पैरेलल प्लेट यहाँ पे भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरिएशन क्या हो जाएगा अगर आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू के को पुट कर दोगे तो कैपेसिटेंस न्यू इज के टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, ये क्या है मुझे भी पता नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इसके अंदर एनर्जी, ये वाला डायग्राम देख लो, यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड के शेप में, फॉर्म में, तो उसकी एनर्जी पूछी जा रही है। बोले तो इतने हिस्से की एनर्जी पूछी जा रही है, दैट इज़ हाफ CV² और Q²/2C और हाफ QV। इसमें से ये वाले फॉर्मूले को हम लोग अक्सर यूज़ करेंगे जब हम लोगों को कंपेयर करना रहेगा दो कैपेसिटर जो पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं एक दूसरे से, जो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और इसको यूज़ करेंगे सीरीज़ में रहने वाले कैपेसिटर्स के अंदर, क्योंकि सीरीज़ के अंदर चार्ज सेम रहेगा। नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी, हम लोग एनर्जी स्टोर देख लिया, अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी देखेंगे। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन हियर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग, बस खत्म, इतना ही है। वॉल्यूम इज AD, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV²। अब C की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद V²/d² आ जाएगा ना, इसको हम लोग E लिख देंगे, E²। V²/d² इज इक्वल टू E²। V²/d, ओके, इसको आप ε0 A/d भी बोल सकते हैं सर। ओके, ये आ गया ना आपका फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये बहुत काम आएगा आपको, हम लोग को इससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर काम आया था ε0 की डायमेंशन निकालने के लिए। इसके अलावा बाद में देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ एंड पैरेलल कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस ऐसा कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल के अंदर ऐसा कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू V1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, याद रखूँगा, मतलब इन्वर्सली नहीं, V1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो V आ जाएगा V/C1 + C2, इतना तो सबको पता है। अब यहाँ पे C2 डालेंगे, इतना ज़्यादा में रख देना आपको। V2 के अंदर V1/C1 + C2 और यहाँ पे C1 डाल देंगे। यहाँ पे चार्ज को देखा जा रहा है, चार्ज, हाँ, जैसा कैपेसिटेंस बढ़ेगा वैसा चार्ज बढ़ेगा। सो Q total/C1 + C2 और Q1 के लिए C1 डाल देना रहेगा। यहाँ पे Q total/C1 + C2, यहाँ पे Q2 डाल दो बस। डाइलेक्ट्रिक एक अच्छी से याद रखो, यहाँ पे 4K है, यहाँ पे 3K है और यहाँ पे 2K है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे डिवाइड करके। अब इस वाले केस के अंदर देखो, इसको है ना ऐसे नहीं लिख देना है आपको, ये गलत है, आपको ऐसे लिखना है, समझ गए। इसको भी एडिशनली ब्रेक करना पड़ेगा आपको, जो कि ये 2K है ना, इतने पूरे रेंज के लिए है, मतलब इतने पूरे एरिया के लिए है, लेकिन फिर भी आपको ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी विल गो लाइक दिस, हम लोग इसको ऐसा जूम करना पड़ेगा, समझ गए ना। व्हीटस्टोन ब्रिज, C1/C2 C3/C4, देन VA इज इक्वल टू VB, ये पता है आपको, फिर कितने बार बताएं। आगे बढ़ते हैं। लैडर सर्किट्स विथ मल्टीप्लायर, ये तो आसान है, आपको आप कर लोगे। मल्टीप्लायर के अंदर समझ लो ऐसे आ रहे हैं, छोड़ो नहीं बताऊँगा। सिमेट्रिकल सर्किट्स, इसके अंदर है ना POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ लो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी बन रही है, नहीं सॉरी ऐसा नहीं लगेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी बन रही है AB के अलावा में, तो ऊपर वाले को नीचे, ना तो नीचे वाले को ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप करने पे जो भी ओवरलैप हो जाएंगे ना, उसकी वैल्यू डबल कर देना रहेगा आपको
ऐड कर देना रहेगा सीरीज़ मान कर, नहीं पैरेलल मान कर, पैरेलल मान के ऐड करना रहेगा। पैरेलल के ऐड करने पर हम लोगों की वैल्यू यहाँ पे 2 2 2 हो जाएगा। अब इसके बाद एक और फार्मूला है, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का था। एक और फार्मूला है जहाँ पर अगर सिमेट्री ऐसी बन रही है, सिमेट्री ऐसी बन रही है तो जो यहाँ पे करंट जाएगा ना वो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे करंट रहेगा वो यहाँ पे भी करंट रहेगा सेम, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो यहाँ पे करंट जाएगा। सो आप इसको ऐसे मान सकते हो, करंट सेम 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 सेम, ये वाले जॉइंट को आप हटा सकते हो। ओके, इसके बाद और थोड़े थे मैंने ऐड किया यहाँ पे बाद में, लैडर सर्किट्स, लैडर सर्किट विथ मल्टीप्लायर, सिमेट्रिक सर्किट्स, ये हो गया। हाँ, यहाँ से ऐड कर रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, आपको दिख रहा है ना क्लियर में, क्या और भी करना पड़ेगा ना, काफ़ी। यहाँ पे बैटरी लगी है, इसके नीचे है ना अर्थिंग की गई है, और यहाँ पे अर्थिंग की गई है। फोटो ऐसे नहीं खींचेगा यार, यहाँ से लाइट पड़ रही थी। ओके, तो इसको ऐसे मानेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियल V हो गया, इसके बाद एक कैपेसिटर आया, फिर से ये जाके 0 हो गया, अर्थिंग की गई थी तो यहाँ पे पोटेंशियल 0, फिर एक कैपेसिटर, यहाँ पे फिर से पोटेंशियल 0, जो कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 ही होगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल 0 0 है, बोले तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं बनेगा, समझ गए। कैपेसिटेंस बस इतना बनेगा, दैट इज C टोटल इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। इस वाले केस के अंदर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए कैपेसिटेंस इतने पूरे का बनेगा। और जो कि सीरीज़ में है, सीरीज़ के अंदर फॉर्मूला ऐसा लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बैटरी की वजह से पोटेंशियल V है और यहाँ पे अर्थिंग करी है इसलिए पोटेंशियल 0 है, ऐसा दिखता है। ओके, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल कुछ तो होगा, हमको भी पता नहीं है अभी तक, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल V है बैटरी की वजह से, और आखिर में जाकर पोटेंशियल 0 है। ओके, तो पोटेंशियल ऐसा बनेगा, इसमें पोटेंशियल नहीं बनेगा क्योंकि भाई क्यों डेल्टा भी बन रहा है शायद ना, यहाँ पे पोटेंशियल V है, समझ लो KQ1 बाई B है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, ऊपर चार्ज तो पहले से 0 है अपना, तो इसके ऊपर पोटेंशियल बनेगा KQ1 अपॉन B। हाँ सॉरी सब बताओ ना यार। सो पोटेंशियल यहाँ पे भी V बन रहा है, सिंस देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो इसके अंदर पोटेंशियल 0 है, सॉरी कैपेसिटेंस इसका इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि dV 0 है, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। और इस वाले केस के अंदर यहाँ पे अर्थिंग की गई है, यहाँ पे बैटरी लगी गई है, तो 0 है यहाँ पे पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल V है, फिर यहाँ पे फिर से 0 है, तो ऐसा बनेगा केस। और ये पैरेलल दिख रहा है, देखो पैरेलल है, पैरेलल यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। इस वाले केस के अंदर हम लोग पूरा का पूरा सीरीज़ में ले रहे थे, इस वाले केस के अंदर ऐसा जा रहा है, तो पैरेलल के अंदर ये वाला फार्मूला लगेगा। पता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताना ज़रूरी है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल इधर है, मैं आपको बताया था कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, Q बाई डेल्टा V। यहाँ पे डेल्टा V रहना ज़रूरी था, और मैं सोच रहा था यहाँ पे Q का डिफरेंस भी रहना ज़रूरी है। दो प्लेट्स हैं तो इन दोनों प्लेट्स के अंदर चार्ज का डिफरेंस रहना ज़रूरी है। यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज Q है, माना कि इसका दोनों का पोटेंशियल चेंज होगा, V1 और V2 है, तभी भी ये कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर नहीं बनेगा ये,
इसकी कैपेसिटेंस 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस नहीं है। चार्ज का डिफरेंस भी रहना चाहिए, इधर यहाँ पे चार्ज क्यू और यहाँ पे 0 हो जाए चलेगा, और इस यहाँ पे चार्ज क्यू यहाँ पे माइनस क्यू हो जाए चलेगा, लेकिन चार्ज का डिफरेंस भी रहना चाहिए। सी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। सो वो दिमाग में रखते हुए मैंने यहाँ पे आया था, ये वाला सर्कल है, यहाँ पे चार्ज Q1 है। सो पोटेंशियल विल बी लाइक दिस वन पोटेंशियल ड्यू टू दिस, एंड दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू दिस आउटर चार्ज की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे भी चार्ज Q1 है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल वन इज ड्यू टू दिस एंड अनदर वन इज ड्यू टू दिस। चेंज इन पोटेंशियल तो है इनमें, डेल्टा वी तो है, लेकिन डेल्टा क्यू नहीं है। देखो सी इज इक्वल टू क्यू के अंदर डिफरेंस नहीं है, क्यू 0 बन जाएगा। डेल्टा वी तो है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 आती है। मैं ये सोच रहा था, तो बहुत दिनों तक आंसर नहीं मिला था, लेकिन बाद में जाके रियलाइज़ किया कि मैंने यहाँ पे इंडक्शन ही नहीं किया है। यहाँ पे इंडक्शन करना भी रहता है बेटे। यहाँ पे माइनस क्यू था ना, सॉरी यहाँ पे प्लस क्यू था ना, तो यहाँ पे इंडक्शन होकर यहाँ पे माइनस Q1 बनेगा, और यहाँ पे Q1 प्लस Q1 बनेगा। समझ गए? अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करोगे तो बोले तो ये आ जाएगा। एक है C1 जो कि यहाँ पे कैपेसिटेंस बन रहा है C1, और एक है C2 जो कि यहाँ से लेके इन्फिनिट तक जा रहा है ना, उसका कैपेसिटेंस। ओके, C1 प्लस C2, एक्चुअली C1 प्लस C2 नहीं होगा, ये यहाँ पे है ना सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो फिर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। बेसिकली आप C1 की वैल्यू देख लो सेपरेटली। C1 की वैल्यू पहले लेता हूँ एक बार। इंडक्शन होकर यहाँ पे चार्ज लगेगा माइनस Q1, और यहाँ पे लगेगा Q1 प्लस Q1, एंड सो दिस विल बिकम C1 एंड दिस विल बिकम C2। ओके, C1 की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू साइन हटा देता हूँ। यहाँ पे C1 की वैल्यू Q1 अपॉन वी ए माइनस वी बी, C2 की वैल्यू Q1 अपॉन पोटेंशियल हियर, सॉरी Q1 अपॉन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी दैट इज़ 0 माइनस वी बी। क्यों मैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्यों माना था, सॉरी यहाँ पे गलती होगी। देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक यहाँ पे, वी बी माइनस 0 होना चाहिए बस। पोटेंशियल एट वी बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, वी बी माइनस 0, इतना ही। और यहाँ पे Q1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2Q1 आ जाएगा। देखो भाई कितना ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं। ओके, आप सही है, एकदम सही है, सब कुछ सही है। इसको भी हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं पीछे। ये क्लियर हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर आना है हम लोगों को। डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर जो डाइपोल मोमेंट देंगे ही नहीं, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट देगा, और एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे में मिले हुए रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये डाइपोल बना देंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल बना देंगे। ओके, और यहाँ पे प्लेट है, समझ लो पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पे प्लेट है नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पे आप डाल रहे हो K का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। याद रखो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और दिस चार्ज इज Q इंड्यूस्ड। Q इंड्यूस्ड इज Q इंटू, यहाँ पे Q है ना, यहाँ का चार्ज है। ओके, Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K इज Q इंड्यूस्ड। K की वैल्यू इन्फिनिटी जाने पर वो मटेरियल कंडक्टर बन जाता है, कंडक्टर बनने पर Q इंड्यूस्ड की वैल्यू Q के बराबर हो जाती है। ओके, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ये अभी करें या बाद में करें? अभी कर देते हैं। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, प्लस चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, आप इंसर्ट कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक को, इसका कॉन्स्टेंट K है नीचे। तो विदाउट बैटरी वाला केस पहले देखो, जो चार्ज Q था ना वो Q ही रहेगा,
चार्ज कहाँ पे उड़ के भागेगा भाई, जो था चार्ज था वही चार्ज रहेगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के बजाय एक नया मेटल डाल रहे हैं हम लोग अंदर, इसीलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा तो चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा, जिसकी वजह से इज इक्वल टू ई बाई के। एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मूले थे, हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि के कांस्टेंट है, सी बदल रहा है, तो एनर्जीज अगर इसको वी माने या यू माने शायद यू है बोले तो यू बाई के। पोटेंशियल इज ई डॉट डी, डी से हमें ई चेंज हुआ था, इसकी वजह से पोटेंशियल भी चेंज हो गया। विथ बैटरी चार्ज जो क्यू था ना वो के टाइम्स क्यू बनेगा, जो सी था चार्ज वो के टाइम्स सी बनेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो जैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटी थी ज़्यादा, को यहाँ पे एनर्जी है ना, यहाँ पे घटा था एनर्जी। देखो विदाउट बैटरी हम लोग ये डालने की वजह से एनर्जी घट गई थी, मैं बोलूँगा घट क्यों गई थी, उसके बाद वो भी बताऊँगा। और है ना, लेकिन बैटरी के साथ है ना एनर्जी घटी नहीं बल्कि बढ़ गई, के टाइम्स बढ़ गई, ये के टाइम्स बढ़ गई थी। ओके, एंड पोटेंशियल ये डायरेक्ट डालने पर घट गया था, यहाँ पे ना जैसे का वैसा गया, क्योंकि बैटरी मेंटेन करता है पोटेंशियल। ये बढ़ क्यों गया था, के इज इक्वल टू के टाइम्स ई, क्योंकि यहाँ पे घट क्यों गया था, घट इसलिए गया था कि ये जो नीचे आया था ना, ये नीचे आने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगा था। जब भी आप डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे लाओगे, कैपेसिटर जो चार्ज हुआ रहेगा, तो फिर है ना डाइलेक्ट्रिक पुल किया जाएगा नीचे, डाइलेक्ट्रिक ऊपर फोर्स लगेगा। अगर आप इसको यहाँ पे लाके छोड़ ही दोगे फिर तो खुद बहुत फोर्स लग के नीचे जाएगा। वो जो वर्क जो होगा ना यहाँ पे फोर्स लग के नीचे जाने का, वो वाली वर्क की वजह से हमारी एनर्जी कम हो जाएगी। so that potential will be lost from this capacitor and that potential will be converted into work done to bring this charge down. बैटरी के केस के अंदर जो पोटेंशियल घटा था ना वो भी रिकवर हो जाएगा और एडिशनली चार्ज एक्स्ट्रा लगने की वजह से पोटेंशियल के टाइम से इंक्रीज हो रहा है, समझ गए ना। बैटरी लगाने पर ये नीचे लाने का काम तो बैटरी ने ही संभाल लिया, उसके साथ में पोटेंशियल को भी बढ़ा दिया उसने, क्योंकि चार्ज के टाइम से इंक्रीज हो गया था ना, तो पोटेंशियल भी के टाइम इंक्रीज हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्स्ट्रा चार्ज क्या था, ये आ जाएगा एक्स्ट्रा चार्ज, where case initial charge. Extra work done is change in potential energy, that is Q into V2 minus V1. सॉरी, ये V2 minus V1 नहीं बनेगा, V2 minus V1 बोलूँगा बोले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सारी चीज़ें ना ये वाले केस के अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और हम लोग इसको नीचे डाल रहे हैं, इसका कांस्टेंट के डायरेक्ट ये के है और यहाँ पे कैपेसिटेंस है, तो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज Q इंटू V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 तो आप जीरो बोलोगे, इसलिए मैंने सॉरी लिखा है यहाँ पे। और ये गाइस आंसर है इसका Q2 V2 माइनस Q1 V1 इज दी करेक्ट फॉर्मूला इसका। V1 और V2 तो V बन गया और डिफरेंस Q1 और Q2 के अंदर था, जो K टाइम्स Q एंड Q था, समझ गया ना। आंसर ये फाइनली आ जाएगा। नोट इसके अंदर अच्छी चीज़ है, रिकॉर्ड करो। वर्क डन के दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रहे हैं, एक है ये जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला था, इसका फाइनल आंसर ये मिला था हम लोग को, Q1 V2 इज दिस, ओके। और दूसरा है ये वर्क डन के दो वैल्यूज़, एक था ये और एक चेंज इन एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी क्यू स्क्वायर बाई 2c के अंदर से ये वाला मान लेते हैं हम लोग। तो एनर्जी चेंज क्या रहेगा, C2V2 माइनस C1 V1। सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा, और सॉल्व करो, ऑल सॉल्व करो, फाइनली यहाँ पर आ गए हम लोग। डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे QV था लेकिन यहाँ पे हाफ QV है, देख रहे हो ना, यहाँ पे QV और यहाँ पे हाफ QV, दिस इज हाफ टाइम्स। मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, चलेगा आप स्मॉल लिख दो यहाँ पे। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। ये जो है ना, दिस वन टेल्स दी वर्क डन टू चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ओके, जो वर्क किया गया है। लेकिन ये क्या है, ये आपको बस बताता है पोटेंशियल का डिफरेंस, सॉरी इसका एनर्जी का डिफरेंस।
डिफरेंस इन एनर्जी फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल वाला, लेकिन ये वर्क का बताता है. दिस इज वर्क फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस इज एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. दैट टू इनिशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर है ये, एंड दिस वन इज एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, मतलब ये वाला, और ये वाला है एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर. दिस ओनली थिंग. देखो यहाँ पे क्यू भी जो है ना, दिस वॉज द टोटल वर्क डन, जो भी है ना, ये वाला फॉर्मूला था क्यू वी इंटू के माइनस वन इज द टोटल वर्क डन. इसका आधा हिस्सा हाफ क्यू वी इंटू के माइनस वन will be used in increasing the potential of a capacitor and other half will be used as a heat energy. Specifically heat energy है ना, ये वाली energy is work done to bring this dielectric inside this capacitor. यहाँ से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. यहाँ पे कैपेसिटर जब रहेगा चार्ज के साथ, तो यहाँ पे आप डाइलेक्ट्रिक लाओगे ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाओगे ना, वो खुद ब खुद इसके ऊपर फोर्स लगेगा. यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स लगेगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी. सो वहाँ पे जो वर्क डन हुआ है ना, दैट इज़ दिस, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस थिंग. ओके. फाइनली फिर बार वो क्वेश्चन ये आएगा कि ये क्यू ही है ना, ये वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल, ये चेंज इन पोटेंशियल है और ये भी चेंज इन एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर है. ऐसा ध्यान में आएगा आपके. लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल, बट नॉट एग्जैक्टली चेंज इन पोटेंशियल. यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा वर्क भी लिखा है उसको. आप इसको ऐसे समझो कि दिस इज़ एनर्जी दैट इज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम बैटरी इन दिस कंप्लीट प्रोसेस. ऐसा समझ लो आप, क्योंकि वो चीज़ है भी वैसी, क्योंकि आप जो चार्ज है ना, यहाँ पे कितने चार्जेस है ना, पोटेंशियल लेके सर्किट को पार करेंगे, दैट इज़ द एनर्जी दैट वी हैव प्रोवाइड फ्रॉम बैटरी. वो यही चीज़ है. ओके. और दूसरा ये है एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, आपको तो मालूम है. कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब. यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, डिस्टेंस डी है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल है जिसका थिकनेस टी है. सी न्यू ये हो जाएगा. अगर ये है ना, इसका के है ना इन्फिनिटी है, मतलब ये कंडक्टर डाल दिया हम लोग बीच में, कंडक्टिंग स्लैब कंडक्टर डाल दिए हैं बोले तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ये डिस्टेंस के अंदर से टी निकाल देंगे हम लोग. सिंपल है. और अगर कंडक्टिंग नहीं रहे, ये के वाली वैल्यू रहे इसकी, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी पहले के जैसा कर देंगे, उसके बाद फिर से टी बाई के को ऐड करेंगे. दैट्स इट. चार्ज शेयरिंग बिटवीन कैपेसिटर. इसके अंदर दो केस बनते हैं कि सेम पोलैरिटी और दूसरा है अपोजिट पोलैरिटी. सेम पोलैरिटी के अंदर यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव इन अपोजिट पोलैरिटी. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर. फाइनल चार्ज क्या होगा दोनों कैपेसिटर पर, इस वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर. देखो पहले ये कनेक्ट करने के बाद आपस में इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल आ जाएगा, दैट विल बी कॉमन न्यू पोटेंशियल. इनको कॉमन पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप. दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल रहेगा, तो आगे बताएंगे कैसे. तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल रहेगा, तो सी इंटू वी कर देना रहेगा आपको, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, चार्ज मिल जाएगा आपको. C1 एंड वी न्यू C2 वी न्यू फॉर दिस, सेम फॉर दिस वन केस. इसके लिए भी वैसा ही करना रहेगा आपको. What is potential in both capacitor? Same, since they are connected in parallel. What is heat loss? इसका फॉर्मूला है, देखेंगे. आखिरी पॉइंट, do we assume capacitor to be in series or parallel? Parallel in both polarity. इस वाले केस के अंदर भी पैरेलल मानेंगे, इस वाले केस के अंदर भी पैरेलल ही मानेंगे. वी कॉमन पोटेंशियल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ क्यू टोटल अपॉन सी टोटल. आप तो पहले ये समझ नहीं पाओगे कि वी कॉमन कैसे बन रहा है. यहाँ पर इसका वी निकालेंगे, ये कैसे. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दो कैपेसिटर हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो पोटेंशियल कैसे निकालें हम लोग. पोटेंशियल निकालने के लिए आप बस मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, आप सीधा समझ जाओगे. अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसी ऐड कर दूँ और ऐसा एक लाइन ऐड कर दूँगा ना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा.
अब ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना, दैट विल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर। आप इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, आपको पता है। इसे निकालोगे आप Q टोटल, इसमें जो भी Q है ना वो निकालना पड़ेगा, और C टोटल, इसमें जो भी C है वो निकालना पड़ेगा। बेसिकली आप इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे, दिस इज C न्यू एंड इसका V न्यू रहेगा। C न्यू इज बेसिकली CP, कैपेसिटर इन पैरेलल, C1 + C2 कर देना रहेगा, और V न्यू है ना, V न्यू निकालना है हम लोगों को। और चार्ज कैसे मालूम पड़ेगा हम लोगों को? हाँ, चार्ज निकालेंगे हमको, इसका भी चार्ज पता है, इसका भी चार्ज पता है, तो चार्ज निकाल लेंगे। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है बोले तो सीधा ऐड कर देना है हम लोगों को। ओके, टोटल चार्ज मिल गया, टोटल कैपेसिटेंस भी मिल गया, तो V कॉमन मिल गया इन दोनों पॉइंट के, और जो कॉमन रहेगा वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, वो यहाँ पे भी सेम रहेगा। ओके, V कॉमन मिल गया। हीट लॉस का फॉर्मूला ये है, बात करना रहेगा आपको। चार्ज इन 1 माइक्रोफैरेड, हाँ वो बहुत आसान है। अब नया वाला पोटेंशियल मिल गया आपको, कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा था ना मैंने, वही चीज़ यहाँ पर। अपोजिट पोलैरिटी के अंदर क्या करना रहेगा, सेम है। V कॉमन निकालने के लिए Q टोटल अपॉन C टोटल, C टोटल सेम टू सेम इसके जैसा। Q टोटल के अंदर यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। टोटल चार्ज मिल गया आपका। हीट लॉस का फॉर्मूला ये है, Q भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स, वन डाइपोल इज P1 और दूसरा डाइपोल इज P2, इनके बीच में फोर्स। उससे पहले थोड़े और सी बताने हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 क्या होगा, हम लोगों का फॉर्मूला पता है, 2K/P1/R3। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पड़ गया। पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ये था। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 निकाल सकते हैं क्या, इन एक्सटर्नल फील्ड, और वो एक्सटर्नल फील्ड P1 की वजह से बन रही है, निकाल सकते हैं। P है ना, P2 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आ रहा था डाइपोल से, वो डाल दिया हम लोगों ने, आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे पता है हम लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे पता है, और फोर्स निकालना है हम लोगों को। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल बाई F = dV/dr। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ गिव्स अस फोर्स। बस डाल दो, यू पता है हम लोगों को, चेंज इन पोटेंशियल पता है, बस डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को R से। पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट कर दो, आ जाएगा आपका जवाब। और कौन सी चीज़ को नोट करना है आपको, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। फोर्स इज, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो रिपल्सिव, नेगेटिव आ जाएगा तो अट्रैक्टिव। हम लोग को यहाँ पर क्या क्या देखा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, पोटेंशियल एनर्जी ये भी पता है, फोर्स निकालना था वो भी निकाल दिया। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल्स हो गया। अब एक और चीज़ देखते हैं, ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन बदल ली जाए तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये बहुत आसान है। P1 ऐसा है लेकिन P2 ऐसा घुमा दिया समझ लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही लगेगी, इसी डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा रहेगा। बस इतना से फ़र्क है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा रहा तो पोटेंशियल बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बदल गया। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी, बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम। वही cos थीटा को इधर ऐड करना रहेगा आपको। इस वाले केस के अंदर P1 इधर है, वो खुद भी थीटा 1 एंगल पे है, और P2 ऐसे समझ लो। तो P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी EP1, वो एंगल थीटा 2 पे बनेगा। बस आपको निकालना है PE cos थीटा 2। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो dr से, ख़त्म, फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स तो लगेगा। फोर्स इज Q × E, Q की वैल्यू डाल दो, E की वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक। वही चीज़ हम लोग है ना सीखा था ना, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर चार्ज है, तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक ला के रख दो आप,
तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, बोला था ना। तो वो फोर्स की वैल्यू निकालने पूछ रहे हैं। आसान है, क्या करेंगे हम लोग, समझ लो ये आधा अंदर आ चुका है, थोड़ा सा अंदर आ चुका है। एक्स डिस्टेंस, टोटल लेंथ इज एल, दिस डिस्टेंस इज डी। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इतने वाले हिस्से का कैपेसिटेंस ये मान लो, इतने वाले हिस्से का कैपेसिटेंस ये मान लो। यहाँ से यहाँ तक हम लोग टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, सी टोटल। ओके, टोटल कैपेसिटेंस से हम लोगों को एनर्जी मालूम पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे जब ये डाइलेक्ट्रिक अंदर नहीं गई थी ना, तो इसकी कुछ एनर्जी रहेगी कैपेसिटर की। अब थोड़ा अंदर गया है तो इसकी एनर्जी में और कुछ बदलाव आएगा, और ये थोड़ा और अंदर जाएगा तो इसके टोटल कैपेसिटर की एनर्जी में और थोड़ा बदलाव आएगा। हम लोग वही देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये एनर्जी के बदलाव से हम लोग कैसे निकाल पाएंगे इसके ऊपर फोर्स। बहुत आसान है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, सबको पता है। तो एनर्जी निकालेंगे हाफ सी टी वी स्क्वायर। हाउ इज एनर्जी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोगों को मिल गया। ये सी टी की वैल्यू डाल दो, यहाँ से कैलकुलेट करके इसमें डाल दो। वी को वी स्क्वायर ही लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये हाफ जैसा का वैसा। और यहाँ पे वेरिएबल एक एक्स ही रहा, जो ये एक्स डिस्टेंस अंदर जा रहा है ना वो एक्स। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। बस आपको पी को डी यू बाई डी एक्स से करना रहेगा, आंसर आ जाएगा आपका। दिस इज द आंसर। एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, देखो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड इज कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट भी है, ये भी ध्यान में रखना। और यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, हम लोग तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल हम लोगों ने एनर्जी का निकाला, इक्वेशन बनाया था। यहाँ पे एनर्जी का इक्वेशन बनाया है, लेकिन दिस इज एनर्जी का इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर ना, कैपेसिटर। इट इज़ नॉट द एनर्जी ऑफ क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना ये, डाइलेक्ट्रिक की पोटेंशियल एनर्जी रहती बोले तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल पाते हैं। ये तो कैपेसिटर की है ना। दिस कुड बी अ गुड डाउट। डाइलेक्ट्रिक की अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल पाते, डाइलेक्ट्रिक ऊपर क्या लग रहा है। लेकिन ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर है ना, तो क्या कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे चेंज डाइलेक्ट्रिक क्या बोलते, कैपेसिटर, कैपेसिटर के हम लोगों ने फॉर्मूले निकाला था पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का। ओके, इससे हम लोग है ना डिफरेंशिएट करेंगे बोले तो कैपेसिटर के ऊपर लगने वाला फोर्स मिलेगा। ओके, तो कैपेसिटर के ऊपर लगने वाला फोर्स मिलेगा हमको, पोटेंशियल एनर्जी बाय डी आर। तो कैपेसिटर के ऊपर लगने वाला फोर्स मिलेगा, वो दैट इज दिस थिंग। ओके, दिस इज फोर्स ऑन कैपेसिटर। लेकिन आपको हम लोगों को पता है फोर्स ऑन कैपेसिटर लग रहा है बोले तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक लगेगा। सो ऐसे हम लोगों ने निकाला है। ओके, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक के बराबर होगा, उनके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं ना। इसके ऊपर फोर्स एफ इधर लग रहा है कैपेसिटर के ऊपर बोले तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, समझ गए। ओके, इलेक्ट्रिक हम लोग है ना इसके बारे में और थोड़ी बात करेंगे, वाइट एंड येलो वाले फार्मूला के बारे में। कभी कभी येलो वाला फार्मूला है ना ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है वाइट वाले फार्मूले के मुकाबले। यहाँ पे रीज़न लिखा, इट वॉज ईजियर टू पुट मॉडुलस ऑन डेल्टा आर। डी आर के ऊपर मॉडुलस डालना आसान था हमारे लिए जब हमको सीधा वैल्यूज़ दी गई थी आर की, डी आर की, व्हेन वी वर गिवन स्ट्रेट अप वैल्यूज़। बट इफ़ इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट डी वी अपॉन डी आर व्हेन देयर इज़ मॉडुलस ऑन डी आर। यानी कि हम लोगों को जब डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो डिफरेंस डी आर के ऊपर मॉडल्स आ रहा है बोले तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऑल्दो नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन डिफिकल्ट तो होगा जब हम लोग ये येलो वाले फॉर्मूले से जाएंगे जिसके अंदर यहाँ पर मॉडुलस नहीं है। और इसके बारे में और थोड़ा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
सबसे पहले दूसरा वाला पॉइंट, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखे थे कि मान लो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ड्राइंग कर देता हूँ मैं, दूसरा वाला कलर लेंगे, ग्रीन वाला कलर लेंगे, ग्रीन नहीं, ये दो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल वी है। ओके, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे भी पोटेंशियल वी ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलली जा रही है। ओके, और कांस्टेंट है, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी ही है। ये चीज़ें हम लोग है ना, ये कंडीशन हम लोग खुद ही बनाए हुए हैं। अब टेस्ट करते हैं कि ये वाले फार्मूले काम करते हैं या नहीं। कौन से फार्मूले? ये वाले फार्मूले। हमने देखा, ये वाला फार्मूला देखो, हमने देखा डी मिल गया हम लोगों को। उससे पहले ये वाला देखो, हम लोगों को डी मिल गया और आर भी मिल गया। हम लोगों ने डी डाल दिया और आर भी डाल दिया मैग्नीट्यूड के मॉड्यूलस लगा के, और आर का डायरेक्शन ये था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सही निकल गया हमारा, और डी बाई डी आर से हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी मिल गया, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। लेकिन इस वाले केस के अंदर देखो, आर इस डायरेक्शन में है तो आर कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही आर कैप के बराबर हो जाएगी। और दूसरी चीज़, डी वी बाई डी आर की वैल्यू भी अलग आ रही है क्योंकि आर मैग्नीट्यूड है ना, ये आ रहा है, अभी ये नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ पे दो चीज़ अलग आ रहे थे, एक था कि डायरेक्शन अलग आ रहा है और दूसरा मैग्नीट्यूड भी गलत आ रहा था। प्रॉब्लम है ना, आपका डायरेक्शन भी गलत आ रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड भी गलत आ रहा है। लेकिन आप गौर से देखो, गलत नहीं आ रहा है बल्कि सही आ रहा है। डायरेक्शन यहाँ पे ये बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका मैग्नीट्यूड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मिल गया हम लोग को, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को कम मिला था। ये बेसिकली इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट है, इसीलिए आपको मैग्नीट्यूड कम मिल गया, और डायरेक्शन तो डायरेक्शन यही है। समझ गए? वो आपको मैग्नीट्यूड बता रहा था इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन की वजह से। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपको दो पॉइंट पे ये वाला पहले होता है, अगर आपको दो पॉइंट पे पोटेंशियल दिया जाए और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया जाए, क्या बोलते हैं, आर कैप भी दिया गया है, तो क्या करेंगे आप? आर कैप भी दिया गया और पोटेंशियल भी दिया गया है, तो आप है ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे ना। अभी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहे, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि इस वाले केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हमको करेक्टली मालूम नहीं पड़ी, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आर कैप के डायरेक्शन के साथ मिलेगी हम लोगों को। समझ रहे हैं ना आप? तो अगर आपको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए बोले तो आपको दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम रहनी चाहिए। मान लो ये एक डायरेक्शन है और दूसरा वाला आर कैप का डायरेक्शन ये है, तो आप इसको इसका ये कर दो, क्या बोलते हैं, ब्रेक कर दो, एक ही है, और इसका कॉम्पोनेंट बना दो, एक यहाँ पे जाने वाला कॉम्पोनेंट बना दो और एक यहाँ पे जाने वाला परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट बना दो। ये दो कॉम्पोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल देना आप, और वो आपकी असली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। यहाँ से नहीं तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लेना, आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये वाले केस का हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर जा सकती थी, तब हम लोगों को वैसा काम करना पड़ेगा। मैं डी वी बाई डी आर के बारे में अगले स्लाइड में और थोड़ा बताता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाओ। पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है हम लोगों को, नहीं तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स ही डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। एक्स एंड वाई बोले तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन, मतलब एक प्लेन के अंदर पोटेंशियल के बारे में दिया गया हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डी एक्स के डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है या नहीं। और मैं ये चीज़ बता दूं कि एफ ऑफ एक्स दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा? येलो वाला, ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला नहीं यूज़ करते क्योंकि यहाँ पर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि नीचे मॉडुलस लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसीलिए। तो येलो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और काम कैसे करेगा, इस वाले पॉइंट पे है ना, आप है ना dv/dr कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपको, और डायरेक्शन भी आ जाएगा। जैसे कि इस केस के अंदर x स्क्वायर है ना, ये v है और ये x है शायद, हाँ ये v है और ये x है, तो ये x स्क्वायर है। तो dv/dx, ये x की वैल्यू 1 मान लो, क्या आ जाएगी 2x, x की वैल्यू 1 डालने पर वैल्यू 2 आ रही है। dv/dx की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, यहाँ पे माइनस लगाना रहता है, यहाँ पे भी माइनस डाल दो, इसकी वैल्यू -2 आ गई। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू -2 और डायरेक्शन भी मिल गया -2 i कैप, x के अंदर i कैप यूज़ करते हैं ना, इसीलिए ये वाला डायरेक्शन आ गया। और लोग सही है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा। और दूसरा, लेट्स सी कन्वेंशन चेंज करने से फ़र्क पड़ता है या नहीं। हम लोग उससे पहले dx के डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है या नहीं, इससे आपको dx के डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आपको dx की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग को फंक्शन ऑफ x दिया गया है ना, फंक्शन ऑफ x दिया गया मतलब आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका है ऑलरेडी। वो बस पूछ रहा है कि आपको किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बस इतना पूछता है वो वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे देगा। हम लोगों को इससे पहले की जैसी इनिशियल x क्या था, फाइनल x क्या था, इनिशियल x पे पोटेंशियल क्या था, फाइनल x पे पोटेंशियल क्या था, वो सब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको सीधा डालना है कि कौन से x पे पोटेंशियल चाहिए, बोल देना है, वो सीधा आंसर निकाल के दे देगा। तो dx की डायरेक्शन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, मानने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पूछता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, लेट्स सी कन्वेंशन चेंज करने से फ़र्क पड़ता है या नहीं। कन्वेंशन चेंज करने से देखो, अभी हम लोग प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन को ये मान रहे हैं, तो फिर ग्राफ को मैंने चेंज कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये एक्स स्क्वायर का ये वाला ही ग्राफ है यहाँ पे। ओके, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी ओरली देखो, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगा। मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, और इसको हम लोग है ना पॉजिटिव वाला डायरेक्शन मानते हैं क्या, नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ये था, तो हम लोग नेगेटिव आई कैप में है। ओके, नेगेटिव आई कैप वाला डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। फॉर्मूला के साथ कैसा आएगा आपका जवाब, फॉर्मूला के अंदर इस वाले पॉइंट पे सबसे पहले हम लोग माइनस ऑफ dv/dr निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। माइनस ऑफ dv/dr की वैल्यू -2 है, यहाँ पे स्लोप माइनस में है ना, -2, तो आंसर +2 आ गया। तो आई कैप के अंदर है ना, प्लस आई कैप के अंदर आ रहा है जवाब, जो कि गलत है। मुझे इसका जवाब नहीं मिला था बहुत दिनों तक, बाद में सोचने पर पता चला कि आप dv/dr की वैल्यू -2 नहीं बल्कि +2 है। वो कैसे बताता हूँ, ग्राफ ऐसा है, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू -2 नहीं, -2 कब आती थी, अगर आप एंगल को ऐसा कैलकुलेट करते थे। ओके, ऐसा कैलकुलेट कब करते थे, जब हम लोग ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे, तो पॉजिटिव x वाले डायरेक्शन से हम लोग कैलकुलेट करते थे ना। अभी हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन को ये माने हैं, तो ये वाले डायरेक्शन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगल को, तो ऐसा जाएंगे। ऐसा जाने पर ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, जो भी आ रही है, जो भी थीटा आ रहा है ना, तो यहाँ से कैलकुलेट करने की वजह से प्लस आएगा, tan थीटा की वैल्यू प्लस आएगी। +2 आने की वजह से अब फिर से डालो, e = माइनस ऑफ dv/dr, माइनस डाल दिया, dv/dr की वैल्यू +2, क्योंकि थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से कैलकुलेट करने पर tan थीटा की वैल्यू +2 आ रही है। +2 आने पर टोटल इलेक्ट्रिक की वैल्यू -2, और डायरेक्शन है ना -i कैप। ओके, तो दैट वाज इट, इसे क्लियर कर देते हैं। एक और चीज़, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ dv/dr,
यहाँ पे मैंने डायरेक्शन भी नहीं डाला था, यहाँ पे डायरेक्शन का भी साइन नहीं डाला था, यहाँ पे मॉड्यूलस भी नहीं डाला था कहीं पर भी, लेकिन हम लोगों ने आंसर कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पे आई कैप जे कैप खुद से डाल दिया। हमारी मर्ज़ी से हम लोगों ने देख के दिमाग लगा के डाल दिया था, क्योंकि इसीलिए मैंने इस वाली चीज़ को येलो कलर में यहाँ पे बताया था, क्योंकि ये ऑफिशियल फार्मूला नहीं है, हम लोग हमारा दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा।